हेलो दोस्तों, नमस्कार। और जैसा कि आपको पता है, ये जो वीडियो है ये हाई दृष्टि घटना चक्र की वीडियो है, ठीक है ना। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है करंट अफेयर की, ठीक। और ये करंट अफेयर की जो वीडियो है ये आने वाले प्रत्येक एग्जाम के साथ साथ वीडियो के एग्ज़ाम और प्लस जो है आर ओ ARO के एग्ज़ाम, इन दोनों के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो साबित होने वाली है। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का ये अंतिम वीडियो है, ठीक है ना। बाकी और भी वीडियो आएंगी, तो इस वीडियो में जो है हम कंप्लीटली अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को समाप्त कर देंगे, ठीक। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ अगर आप चाहें तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे भी जितनी भी इम्पोर्टेंट वीडियो हैं आप एक बार ज़रूर देखने की ट्राई करें, ठीक। इसमें यहाँ से हम शुरुआत करने वाले हैं सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य के बारे में, ठीक है ना। और इससे पहले का ये पार्ट जो था जिसमें हमने बात की थी आपके वैश्विक शांति सूचकांक, ठीक है ना। इन सब के बारे में हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो वीडियो प्लीज़ उसको देख लेना, ठीक है। एंड अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो इसमें जो है 10 अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है ना। और 5 जो है स्थायी सदस्य हैं। टोटल कितने हो गए? 15 सदस्य, ठीक। तो जो 10 यहाँ पे बात करते हैं स्थायी सदस्यों के बारे में बात करें जिनकी संख्या 5 है। तो इसमें कौन है? चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम, UK और USA है, ठीक है ना। तो कौन है? चीन, फ्रांस, रूस और यूनाइटेड किंगडम, और एक आपका लास्ट में USA है, ठीक। और 10 अस्थायी सदस्य हैं। बाकी कितने? 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो क्षेत्रीय आधार पर 2 वर्ष की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा चुने जाते हैं। स्थायी सदस्य जो हैं वो तो 5 हैं, ठीक है ना, वो हमेशा रहते हैं। बाकी जो अस्थायी सदस्य हैं 10, ये 2-2 वर्ष के लिए क्रम से चुने जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें तथ्य में कि 9 जून 2022 को जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए 5 नए सदस्यों का चुनाव हुआ था, ठीक है ना। और जिसमें जो है ये नए निर्वाचित 5 सदस्य हैं। इसमें जापान है, स्विट्जरलैंड है, माल्टा है, मोजाम्बिक और इक्वाडोर है। कौन है? जापान है, स्विट्जरलैंड है, माल्टा है, मोजाम्बिक और इक्वाडोर है, ठीक। इसके बाद हम बात करने वाले हैं इसमें जो है आपका इन सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष की अवधि के लिए 1 जनवरी 2023 से प्रारंभ होता है और 31 दिसंबर 2024 तक ये चलेगा इनका कार्यकाल, ठीक है ना। बाकी इतना ही इम्पोर्टेंट है। 5 सदस्यों का चुनाव हुआ था, वो आपको इम्पोर्टेंट है, वो आपको याद करके रखना। अब बात कर लेते हैं हम QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, ठीक है ना। तो इसमें हम बात करते हैं कि मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, इसको MIT बोलते हैं, अमेरिका की इंस्टीट्यूट है, जिसमें जो है 11वें वर्ष जो है लगातार शीर्ष स्थान पे रही है। तो टॉप इसमें किसने किया है? MIT ने, ठीक है ना। MIT ने टॉप किया है। और बात की जाए एशिया में, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर जो है 11वीं संस्थान शीर्ष के रूप में। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर टेबल दे रखी है टॉप 5 के बारे में, ठीक है ना। तो MIT को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, दूसरे को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है ये स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। वो पहला USA, दूसरा UK, तीसरा USA, ठीक। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑक्सफोर्ड, चौथा स्थान यूनाइटेड किंगडम, फिर 5वें स्थान में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये भी आपका USA की है, ठीक। इसमें हम बात करते हैं भारत के 5 संस्थानों को शामिल किया गया है, ठीक है ना। 2023 की रैंक और 2022 की रैंक, वैसे इंपॉर्टेंट तो 2023 की है, लेकिन कई बार जो है कंपैरिजन के साथ जो है 2022 की रैंक भी दे देता है। और तो हम यहाँ पे दोनों को देख लेते हैं। जैसे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, इसको 2023 में 155वां स्थान मिला है, वहीं 2022 में जो है 186वां स्थान मिला था। IIT बॉम्बे की बात करें तो इस साल जो है 172वां स्थान, ठीक है। और लास्ट ईयर जो है इसका 177वां स्थान था, मिला था। IIT दिल्ली की बात करें तो 174वां स्थान, और वहीं IIT मद्रास की 250, और IIT कानपुर की बात करें तो ये 264वां स्थान इसने हासिल किया है, ठीक। अब हम बात करते हैं टाइम्स एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2022 के बारे में। तो इसमें जो है 13 प्रदर्शन संकेतों का प्रयोग किया गया है, और बाकी 31 क्षेत्रों या देशों में 616 शिक्षण संस्थान या विश्वविद्यालयों को रैंकिंग प्रदान की गई है, ठीक है ना। और जिसमें जापान के सर्वाधिक विश्वविद्यालय शामिल किए गए हैं, जिसमें जापान के विश्वविद्यालयों की संख्या है 118, यानी कि 118, 118, ठीक। वही बात करें अगर हम
97 विश्वविद्यालय चीन के, और के साथ जो है दूसरे स्थान पे ये आपका भारत के 71 विश्वविद्यालय, ठीक। तीसरे स्थान पे, मतलब टॉप किसने किया, जापान ने, सेकंड स्थान पे चाइना, और तीसरे स्थान पे है आपका भारत, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टॉप जो विश्वविद्यालय उनके बारे में। तो चीन का टॉप विश्वविद्यालय सिंघुआ विश्वविद्यालय रैंक 1 प्राप्त की है, ठीक। इसके बाद पेकिंग विश्वविद्यालय चीन का है सेकंड, और सिंगापुर विश्वविद्यालय नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर तीसरा स्थान प्राप्त किया। हांगकांग ने चौथा स्थान प्राप्त किया, और सिंगापुर का एक विश्वविद्यालय नानयांग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इसने जो 5वां स्थान प्राप्त किया है, ठीक। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं भारत के विश्वविद्यालयों के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, इसने 2022 में जो है 42वां रैंक प्राप्त किया। वहीं बात की जाए JSS उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान अकादमी मैसूर कर्नाटक 65वां स्थान प्राप्त किया। और बात करें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ कहाँ पे, पंजाब में, इसने जो है 68वीं या 68वीं रैंक प्राप्त की है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के बारे में। तो ये जो है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI, इसका पूरा नाम है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है, ठीक है। EPI ये जो है येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, ठीक है ना, येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के या विश्वविद्यालय के अर्थ इंस्टीट्यूट स्थित द सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन, और ये नेटवर्क CIESIN की एक संयुक्त परियोजना, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे ये देख लेते हैं कि इसमें 11 श्रेणियाँ और 40 प्रदर्शन संकेतों को शामिल किया, और विश्व के 180 देशों की रैंकिंग तैयार की गई है, ठीक। बाकी यहाँ पे जो 3 नीतिगत श्रेणी हैं, यहाँ देख लेते हैं 3 नीतिगत उद्देश्य हैं, जिसमें पर्यावरणीय उद्देश्य और आपका पारिस्थितिकी तंत्र, जीवन शक्ति और जलवायु नीति, ठीक है ना। इनके आधार पर इस रैंक को प्रदान किया गया। और इसमें जो है 2050 में केवल 4 देश शामिल किए गए, जिसमें जो है चीन, भारत, USA और रूस। चीन, भारत, USA और रूस सकल विश्व के 50% से अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों के लिए उत्तरदायी होगा, ठीक है ना। ग्रीन हाउस गैस के लिए जो 50% से अधिक उत्सर्जन करेंगे विश्व के 4 देश, जिसमें आपका चीन होगा, भारत होगा, USA होगा और चाइना, रूस होगा, ठीक। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं इसमें टॉप देश के बारे में। तो ये टॉप देश है जी, डेनमार्क है, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड टॉप है यूनाइटेड किंगडम, और थर्ड टॉप है फिनलैंड। इसके बाद हम बात करें वहीं अंतिम 3 स्थान की, तो इसमें जो है सबसे गंदा स्थान प्राप्त किया है भारत ने 180वें स्थान पे। उसके पहले 179 स्थान पे आपका म्यांमार है, और 178 स्थान पे जो है वियतनाम है, ठीक। आपको भारत की रैंक जरूर याद के रखनी है, ठीक है ना। और भारत की रैंक है सबसे बॉटम पे 180। बाकी ये पढ़ ही लिया हमने। अब हम बात कर लेते हैं यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2021 के बारे में, और इसमें जो भारत की रैंक 54वीं है, ठीक। और विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। और यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में इसमें जो है इसमें इसका शीर्षक देख लेते हैं, एक सतत और लचीले भविष्य के लिए पुनर्निर्माण, रीबिल्डिंग फॉर अ सस्टेनेबल एंड रिजिलिएंट फ्यूचर, ठीक है ना। और इसमें 177 देश शामिल है, 117 देश शामिल हैं, और जिसमें जो है जापान की रैंक टॉप है, ठीक है, अमेरिका की सेकंड टॉप, स्पेन की थर्ड टॉप, और बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद जो है भारत में यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में 54वीं रैंक प्राप्त की है, ठीक है ना। भारत में जो 2019 में इसमें 46वीं रैंक प्राप्त की थी। इसके बाद जो है अब हम बात कर लेते हैं IMD विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2022, जिसमें भारत की रैंक है 37, ठीक। भारत की रैंक आपको याद करके रखनी है, क्योंकि जनरली एग्जाम में भारत की रैंक या टॉप रैंक को ही पूछा जाता है, ठीक। हाल ही में WCR में 34वें संस्करण हुआ था, और 63 अर्थव्यवस्थाओं को इसमें सर्वेक्षण किया गया, ठीक। और इसके 3 आधार हैं, ये आधार आप देख सकते हैं, आर्थिक प्रदर्शन, सरकारी दक्षता, व्यावसायिक दक्षता और आधारभूत संरचना, ठीक।
इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं डेनमार्क को टॉप स्थान मिला है, फिर स्विट्जरलैंड को सेकंड टॉप और सिंगापुर को तीसरा टॉप स्थान मिला है। भारत ने जो 6 स्थानों को सुधार करते हुए इस बार जो भारत ने 37th रैंक प्राप्त की है, ठीक है ना। बाकी हम बात करें भारत की रैंक के बारे में तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2022 में जो है 37वां स्थान, 2021 में 43वां स्थान, 2020 में जो है 43वां स्थान प्राप्त किया था, ठीक। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट 2022 के बारे में, ठीक। वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट 2022 के बारे में तो स्मृति तथ्य इसमें जो है कुल 110 देशों को शामिल किया गया है। और वहीं बात करें अगर हम भारत की, तो भारत ने एकमात्र ऐसी रैंक है जिसमें भारत ने टॉप स्थान प्राप्त किया अल्पसंख्यक के मामले में, ठीक है ना। भारत ने टॉप स्थान प्राप्त किया, इसके बाद किसी भी रैंक में भारत ने टॉप नहीं प्राप्त किया किसी भी क्षेत्र में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 110 देशों में भारत को सर्वाधिक समावेशी देश घोषित किया गया है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसमें बर्ड गिविंग इंडेक्स 57 स्थान पे भारत है, ठीक है। और इसमें जो है इस बार इसका ये 12वां संस्करण था और 119 देश शामिल हुए हैं, ठीक। इसी के बाद हम बात कर लेते हैं टॉप कंट्री के बारे में। तो टॉप कंट्री इंडोनेशिया ने फर्स्ट रैंक प्राप्त किया, केन्या ने सेकंड रैंक प्राप्त किया, वहीं यूएसए की बात की जाए तो थर्ड रैंक प्राप्त किया, ठीक। इसके बाद हम बात कर लेते हैं भारत के बारे में। तो आपको पता है कि भारत ने जो इस बार जो है 57 या 57वां स्थान प्राप्त किया है। अब हम बात कर लेते हैं बर्ड गिविंग इंडेक्स 2022 के बारे में, ठीक है ना। तो इसमें जो भारत ने इस बार 57th रैंक प्राप्त की है, 57वीं रैंक प्राप्त की है, 12वां संस्करण है इस बार, ठीक। और आगे हम बात कर लेते हैं इसमें टोटल देश अगर शामिल हुए हैं तो वो हैं 119 देशों को इसमें शामिल किया गया है, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया ने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है, केन्या ने सेकंड और यूएसए ने जो है थर्ड स्थान प्राप्त किया है बर्ड गिविंग इंडेक्स में, ठीक। और वहीं बात करें भारत की तो हम बात कर चुके हैं, 57वां स्थान प्राप्त किया है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं सतत विकास रिपोर्ट 2022 के बारे में। सतत विकास रिपोर्ट 2022 के बारे में तो इसमें जो सतत विकास हेतु 2030 एजेंडा अंगीकृत किया गया है, जिसमें जो 17 सतत विकास SDG इंडेक्स जो 77 है वो वही है, ठीक है ना। SDG जो 17 है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसका जो गोल है 2030 तक, उसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। बाकी यहाँ पे देख लेते हैं इसमें और क्या कहा गया है। इस बार ये जो है 7वां संस्करण है और इसमें इस बार का जो शीर्षक है थीम है ये संकट से सतत विकास तक SDG वर्ष 2030 और उससे आगे के रोड मैप के रूप में, ठीक है ना। इंग्लिश में भी देख लेते हैं फॉर क्राइसिस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट द SDG एड रोड मैप टू 2013 एंड बियॉन्ड। बाकी यहाँ पे देख लेते हैं इसमें जो टॉप स्थान प्राप्त किया फिनलैंड ने, सेकंड टॉप डेनमार्क, थर्ड टॉप स्वीडन, चौथे स्थान पर न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रिया को जो है 5वां स्थान प्राप्त किया गया, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे देख लेते हैं भारत को जो है निम्न SDG प्रतिबद्धता की श्रेणी में 40 से 50 में वर्गीकृत किया गया है। अब नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इसमें जो है यहाँ पे देख सकते हैं बर्ड सिटीज रिपोर्ट 2022, बर्ड सिटीज रिपोर्ट 2022। इसमें जो है इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1976 में, ठीक है। और यहाँ पे आगे देख सकते हैं स्मृति तथ्य के बारे में। तो इसमें जो है 2035 तक, कब तक 2035 तक जो भारत की शहरी आबादी करीबन 675 मिलियन का अनुमान है। और वहीं बात की जाए चीन की तो लगभग 1 बिलियन शहरी आबादी के बाद दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला देश होगा, ठीक है ना। चीन की सबसे अधिक होगी 1 बिलियन करीब। और वहीं भारत की बात की जाए तो 675, चीन के बाद जो भारत का सेकंड प्लेस होगा शहरी आबादी में, ठीक। वही बात वही बात कर लेते हैं वर्ष 2021 में वैश्विक शहरी आबादी जो है 56% से बढ़कर अब जो है 2050 तक 68% हो जाएगी, ठीक। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में, जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कि कौन सा सम्मेलन कब और कहाँ पे हुआ था, ठीक है ना। तो इसमें देख लेते हैं वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट ये जो है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन शिखर हुआ था, ठीक है ना।
भारत के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। यह एक अनूठी पहल है और इसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास तथा सबका प्रयास विजन से प्रेरित है। और इस सम्मेलन का उद्देश्य था वैश्विक दक्षिण के देशों को एक साथ लाना। ठीक, बाकी इतना ही इम्पोर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट में बात करें तो ये है नेक्स्ट, एंड ये है आपका संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15। इसका जो आयोजन है 7 से 19 दिसंबर 2022 के मध्य में जैव विविधता पर अधिसमय का पक्षकारों के सम्मेलन की ये 15वीं साधारण बैठक का दूसरा चरण था। 15वीं बैठक थी, ठीक है ना, उसका दूसरा चरण था। और जो है आपका सम्मेलन के दूसरे चरण का आयोजन जो मॉन्ट्रियल कनाडा में किया गया था। ठीक, इसमें जो है बात की गई है पहले सम्मेलन की ध्यातव्य के सम्मेलन का जो पहला चरण ये है मेजबानी में 11 से 15 अक्टूबर, ठीक है ना, 2021 को मध्य वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया था। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं GBF के अंतर्गत 4 उद्देश्यों को शामिल किया गया है। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं अब 2024 इस कोर्स को वर्ष 2024 में तुर्की में आयोजित होने वाले COP16 के अंतिम रूप दिया जाएगा। ठीक, जैव विविधता अधिसमय के बारे में यहाँ पे कहा गया है। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट G20 शिखर सम्मेलन। तो G20 शिखर सम्मेलन आपको पता होगा कि इस बार जो है इंडिया कर रहा है 2023 में इंडिया कर रहा है, और 2022 में, ठीक है ना, इंडोनेशिया ने किया था। ठीक है ना, 2023 में इंडिया कर रहा है, ये 18वां संस्करण है, याद रखना। और 2022 में जो इंडोनेशिया ने किया था वो आपका 17वां संस्करण था। ठीक है ना, क्योंकि जब इंडिया कर रहा है तो जनरली सभी को पता है G20 शिखर सम्मेलन 2023 में इंडिया कर रहा है, लेकिन जनरली लोगों को ये नहीं पता होगा कि इस बार जो संस्करण कौन सा है। तो ये 18 संस्करण है। वही 2022 में 17वां संस्करण इंडोनेशिया के द्वारा किया गया था। इंडोनेशिया इसका अध्यक्ष था और इंडोनेशिया के जो है ये बाली में किया गया था। ठीक, इसके बाद जो है अब हम यहाँ पे देख लेते हैं बाकी चीज़ों को कि कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद जो है वैश्विक नेताओं की पूर्ण भौतिक उपस्थिति वाला यह पहला G20 शिखर सम्मेलन था। ठीक, तो बाकी इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि इस बार G20 के जो शेरपा ये अमिताभ कांत को बनाया गया। ठीक है, और वहीं बात की जाए G20 शिखर सम्मेलन के से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया में अन्य G20 नेताओं के साथ तमन होतान राया गुराह राय मैंग्रोव वनों को द्वारा किया गया, मैंग्रोव पौधे लगाए। ठीक है ना, अब हम सेम चीज़ है जो अभी हमने बात की थी 18वां G20 शिखर सम्मेलन, ठीक है ना, भारत कर रहा है 2023 में और नई दिल्ली भारत में हुआ है। और इसका जो ध्येय वाक्य ये इंपॉर्टेंट है, वसुधैव कुटुंबकम या फिर एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपको याद करके रखना है। ठीक है, ध्येय वाक्य क्या है भाई। पिछले वाले की बात करें तो G20 लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वजों को जीवित रहो। G20 का जो लोगो दिया है भारत के द्वारा वो है केसरिया, सफ़ेद, हरा और ये नीला, और ये खिलता हुआ कमल है। ठीक है ना, खिलता हुआ कमल बीजेपी करा रही है, PM मोदी जी करा रहे हैं, और PM मोदी जी किस पार्टी से? बीजेपी, और उसका चुनाव चिन्ह क्या? कमल। तो इस प्रकार से आप कनेक्ट करके लिंक करके याद कर सकते हैं आराम से। ठीक, इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं इस लोगो में भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल, ठीक है ना, कमल के साथ पृथ्वी को दर्शाया गया जो चुनौतियों के बीच विकास को प्रदर्शित कर रहा है। G20 की अध्यक्षता अमृतकाल की शुरुआत का भी प्रतीक है। एंड यहाँ पे बात की गई है आगे, और इसमें कहा गया है कि 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता की जो 15वीं वर्षगांठ से लेकर 100वीं वर्षगांठ तक की अवधि 25 वर्ष की अवधि को अमृतकाल कहा गया। 75वीं वर्ष से 100 वर्ष तक ये 25 साल हो गए, और इसको क्या कहा गया है? अमृतकाल। ठीक है ना, और इसमें G20 के लोगों के नीचे जो है देवनागरी लिपि में भारत शब्द लिखा गया है हिंदी में। ठीक है, इस प्रकार से लिखा गया है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं भारत की अध्यक्षता जो है में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए विशेष आमंत्रित अतिथि देशों में बांग्लादेश है, मिस्र है, मॉरिशस है, नीदरलैंड है, और नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE। सारे देश याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी आप नंबर याद कर लो कि G20 शिखर सम्मेलन में भारत ने जो है 9 देशों को आमंत्रित किया है। ठीक,
बाकी G20 शिखर सम्मेलन जो है इस बार 2023 में भारत कई जगह कर रहा है, इंडिया के कई शहरों में कर रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, आगरा और ग्रेटर नोएडा में भी G20 शिखर सम्मेलन से संबंधित बैठकों का आयोजन प्रस्तावित है। ठीक है ना। एंड यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं भारत की G20 अध्यक्षता में डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप DEWG की प्रथम बैठक 13 से 15 फरवरी 2023 को लखनऊ में आयोजित की गई थी। ठीक, वहीं हम बात करें उल्लेखनीय है कि भारत वर्तमान में G20 ट्रोइका का हिस्सा है। G20 ट्रोइका का हिस्सा, और ट्रोइका में 3 देश शामिल हैं, जिसमें इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील है। इंडोनेशिया, इंडिया और आपका ब्राज़ील शामिल है। ठीक है ना, 3 देश शामिल है। और इसमें कह रहा है कि यह जो प्रथम अवसर है जब G20 ट्रोइका में 3 विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था शामिल है। ठीक है ना। बाकी हम देख सकते हैं यहाँ पे ज्ञातव्य है कि वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है ब्राज़ील में किया गया था, ब्राज़ील में किया जाएगा, और 2025 में जो है दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। ठीक है ना। तो ये सारे आपको याद करके रखने हैं। लास्ट ईयर 2022 था। ठीक है, फिर 2023, 2024 और 2025 के बारे में, सब के बारे में बात की गई है। 2022 में इंडोनेशिया ने किया था, 2023 में अपना प्यारा भारत इंडिया कर रहा है, 2024 की अगर हम बात करें तो ब्राज़ील करेगा, और 2025 ये आपका दक्षिण अफ्रीका करेगा। ठीक है ना। तो कई बार आगे में जो G20 शिखर सम्मेलन निर्धारित है उनके बारे में पूछ लेता है। ठीक है ना। बाकी यहाँ पे बात की गई है। एक चीज़ और है, G20 का कहीं भी हेडक्वार्टर नहीं है, कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। ठीक है ना, ये भी आप याद रखना। जो G20 की अध्यक्षता करता है वही एक तरह से देश हेडक्वार्टर होता है, और प्रत्येक साल होता है। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं वित्तीय व्यवस्था से संबंधित मामलों पर सहयोग एवं परामर्श का एक महत्वपूर्ण अनौपचारिक मंच है। और ये G20 की स्थापना जो है वर्ष एशियाई वित्तीय संकट के बाद वर्ष 1999 में हुई थी। इसमें जो 19 देश शामिल है और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। तो 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन, और टोटल कितने हो गए 20। ठीक है ना, इस प्रकार से शामिल है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कंट्री। इसके बाद जो है अब हम बात करने वाले नेक्स्ट के बारे में, तो G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस। तो ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, बाकी आप देख सकते हैं, PDF में आपको प्रोवाइड करा दूँगा, तो आप PDF से पढ़ लेना। अब हम बात करते हैं SCO शिखर सम्मेलन के बारे में। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इस बार जो है 22वां शिखर सम्मेलन हुआ था। ठीक है ना, और ये 16 सितंबर 2022 को शंघाई सहयोग संगठन SCO, ठीक है ना, और ये 22वीं बैठक समरकंद में हुई है, उज्बेकिस्तान में। ठीक, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई है 22वीं बैठक। ठीक है, और बाकी यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कि इस सम्मेलन के दौरान जो ईरान को SCO की स्थायी सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया है, और प्रतिबद्धता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। ठीक, इसके बाद जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं वाराणसी जो है, भारत का वाराणसी को है वह 2022 और 23 में शंघाई सहयोग संगठन SCO की पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी के रूप में घोषित किया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, भारत का जो वाराणसी देश शहर है इसको जो है सांस्कृतिक राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। ठीक, SCO से संबंधित स्पेशली अगर हम बात करें तो यही इम्पोर्टेंट है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं SCO जो है, भारत SCO राष्ट्राध्यक्षों की परिषद का अध्यक्ष है। वही बात करें, यह प्रथम अवसर है जब भारत को SCO का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है ना, उज्बेकिस्तान में हुआ था, और वहाँ पर जो है आपको SCO भारत को इसके अध्यक्ष बनाया गया, और ये अध्यक्षता 1 वर्ष की अवधि के लिए। ठीक है ना, बस एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, और वो है आपकी थीम। ठीक है, तो थीम आप देख सकते हैं, थीम है टूवर्ड्स अ सिक्योर। ठीक है ना, टूवर्ड्स अ सिक्योर SCO। बाकी सिक्योर के पूरी फुल फॉर्म है, यहाँ पर कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। S फॉर सिक्योरिटी फॉर सिटीजन, E का मतलब है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, C का मतलब कनेक्टिविटी इन द रीजन, U का मतलब यूनिटी, और R का मतलब है रिस्पेक्ट फॉर सोवर्निटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, और E का मतलब है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। ठीक, इसके बाद जो है अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे 23वें SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित है, और SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक इसमें की गई है। ठीक, इसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं SCO में कुल SCO एक जो है 8 सदस्यीय आपका बहुपक्षीय संगठन है। SCO में कुल कितने कंट्री हैं 8।
ठीक है ना, और एस को यहाँ पे उठाओ और इसको यहाँ पे मिला दो, कितने बनेंगे 8। तो इस प्रकार से आप आराम से याद कर सकते हैं। कंट्री को आप एक बार याद कर लेना कि कंट्री कौन कौन से, जिसमें चीन है, भारत है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और आपका ये उज्बेकिस्तान है। एक तो सेंट्रल कंट्री 4 हैं, हालांकि 5 कंट्री है तो एक कंट्री नहीं है, ठीक है ना। बाकी भारत है, चाइना पड़ोसी है, ठीक है, इसके बाद रूस और पाकिस्तान ये पड़ोसी, 4 ये हो गए और 4 सेंट्रल कंट्री हो गए। तो इस प्रकार से टोटल 8 कंट्री हैं, ठीक। बस इतना इंपॉर्टेंट। अब हम बात कर लेते हैं I2U2 के बारे में, शिखर सम्मेलन। I2U2 ये पहला शिखर सम्मेलन हुआ था 14 जुलाई 2022 को, ठीक है ना। इसका जो पहला शिखर सम्मेलन आभासी माध्यम से किया गया था, ठीक। इसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अतिरिक्त तो इजराइल के प्रधानमंत्री मोदी जी थे, ठीक है, और इजराइल के प्रधानमंत्री लायर लिपिड थे। इसके बाद UAE के राष्ट्रपति थे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान, और USA के राष्ट्रपति थे जो बाइडन, ठीक है। 4 देश चारों शामिल है। I2U2 एक क्वेश्चन और बन जाता है कि I2 और U2, ठीक है, इसमें जो है कौन कौन से कंट्री शामिल है। I2 में एक आपका इंडिया और एक आपका इजराइल है, ठीक है भाई। अब अगर हम बात करें या U2 की, तो इसमें एक USA है और एक आपका UAE 4 कंट्री हैं, ठीक है ना। तो उसमें पूछ लेता है इनमें से कौन जो है I2U2 का भाग नहीं है। तो बाकी आई की जगह दे देगा आपको इंडोनेशिया, अगर यू की जगह दे देगा आपको UK, ठीक है ना। हालांकि USA और UAE है यू में, और आई में है इंडोनेशिया और इजराइल। बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा चीज़। अब हम बात करते हैं 48वां G7 शिखर सम्मेलन, ठीक है ना। एक चीज़ और अभी चर्चा में चल रही है कि G7 है, ठीक है ना। हालांकि पहले ये G8 थे, रूस को बाहर कर दिया तो G7 रह गए। और G7 में एक कंट्री और ऐड करने की बात की जा रही है, वो है अपना प्यारा भारत। इंडिया को ऐड करने की बात की जा रही है और इसको पुनः G8 बनाने की बात की जा रही है। बट देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 2022 की अध्यक्षता जर्मनी के द्वारा की गई है, ठीक है ना। इसका जो 7वां संस्करण था। और बाकी हम देखते हैं इसमें बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। एंड अब हम बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय पर निर्वाचन के बारे में। इंटरनेशनल निर्वाचन है, इसमें आपको केवल इतना एक चीज़ याद रखनी है, तो इंटरनेशनल निर्वाचन हुए उसमें दूसरी कंट्री का हाल ही में कौन राष्ट्रपति चुना गया या फिर प्रधानमंत्री चुना गया, ठीक है ना। तो या देश का जो प्रधान चुना गया, बस इतना इंपॉर्टेंट है, बस इससे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। तो राष्ट्रपति चुनाव नेपाल में हुए थे, ठीक है ना, और जिसमें जो है नेपाल के राष्ट्रपति चुने गए ये रमेश चंद पौडेल, और राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की। इससे ज़्यादा आपको इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वियतनाम में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, जिसमें जो है बो बेन त्योंग जो है वियतनाम के राष्ट्रपति चुने गए। शी जिनपिंग तो आपको पता ही है चीन के हैं, और ये जब तक जिंदा रहेंगे तब तक चीन के राष्ट्रपति रहेंगे, ठीक। इसके बाद हम बात करें नाइजीरिया, तो नाइजीरिया के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, जिसमें जो है बोला अहमद अदेकुनले को जो है राष्ट्रपति का पद दिया गया है, ठीक। इसके बाद हम बात करें अगर इक्वेटोरियल जो गिनी है, गिनी का प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ, जिसमें जो मनुएला रोका बोटे इक्वेटोरियल को चुना गया, ठीक है। एंड अगर हम बात करें बांग्लादेश के राष्ट्रपति चुनाव की, तो इसमें जो है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के राष्ट्रपति चुने गए। इसके बाद अगर हम बात करें साइप्रस के राष्ट्रपति के चुनाव की, अभी हाल में इनको चुना गया है, ये निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स को जो है राष्ट्रपति चुना गया साइप्रस का। इसके बाद चेक गणराज्य की बात करें, तो चेक गणराज्य के अभी राष्ट्रपति बने पावेल, ठीक। इसके बाद बात करें न्यूजीलैंड, ये इंपॉर्टेंट है, ये भारत की यात्रा पर अभी रही थी, ठीक है ना, और ये अभी सोच रही है, मतलब अभी इनकी शादी भी नहीं हुई। कितनी बड़ी बात है भाई साहब, प्रधानमंत्री बन गए। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बनी है क्रिस हिप्किंस, ठीक है ना, ने यह पद तत्कालीन प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डेन के त्यागपत्र के बाद लिया है। तो ये क्रिस जो हिप्किंस जो है न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बनी है। और ये क्वेश्चन अभी PCS के एग्जाम में भी आया था कि न्यूजीलैंड के अभी हाल ही में प्रधानमंत्री कौन बनी है, और मेरा क्वेश्चन ये गलत हो गया था कि मैं जो है जेसिंडा आर्डेन को लगा के आया था, बट इसमें जो है क्रिस हिप्किंस ने इसका पदभार ग्रहण किया है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो इसमें जो है
नेपाल के प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो नेपाल के प्रधानमंत्री ये हैं पुष्प कुमार दहल प्रचंड को शामिल किया गया है, ठीक है। इसके बाद आयरलैंड के प्रधानमंत्री की बात करें, आयरलैंड के प्रधानमंत्री की बात करें तो ये बटकर को चुना गया है। एंड नेक्स्ट की बात करें, पेरू के पहली महिला राष्ट्रपति, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति, ये इंपॉर्टेंट, और ये डीना बोलुआर्ट, ठीक है, डीना बोलुआर्ट। वही बात करें फिजी में आम चुनाव की, ठीक है ना, तो फिजी में जो है, फिजी एक ऐसा कंट्री है जिसमें हिंदी बोली जाती है और हिंदी को बहुत ही ज़्यादा लोग प्यार करते हैं, और इसमें हिंदी का जो राष्ट्र सम्मेलन हुआ, विश्व अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, वो फिजी में ही हुआ था, ये आपको याद रख करके रखना। और ये चुनाव हुए थे जिसमें जो सत्यवानी रावका ने प्रधानमंत्री पद का पदभार ग्रहण किया। वहीं अब बात करें मलेशिया के आम चुनाव की, ठीक है ना, तो इसमें अनवर इब्राहिम ने मलेशिया के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इसके बाद नेक्स्ट में बात करें तो ये है आपका स्लोवेनिया राष्ट्रपति, स्लोवेनिया के राष्ट्रपति, इनका नाम है पिर्क मूसर, स्लोवेनिया पिर्क मूसर, स्लोवेनिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनी गई, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में जो डेनमार्क में आम चुनाव हुए थे, ठीक है ना, डेनमार्क में जो है आपके प्रधानमंत्री पदभार मिला है मेटे फ्रेडरिक्सन को, ठीक। इसके बाद इजराइल की बात करें तो इजराइल में भी प्रधानमंत्री के चुनाव हुए थे जिसमें जो है नेतन्याहू दोबारा से प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसके बाद ऋषि सुनक, सभी को होता है ऋषि सुनक जो अभी हाल में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और ये भारतीय मूल के हैं, ठीक है ना, ऋषि सुनक, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारतीय मूल के हैं। बाकी हम ब्राज़ील के चुनाव की बात करें तो ब्राज़ील में अभी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आदि के चुनाव संपन्न हुए जिसमें जो है लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति, इतना याद करो, लूला डी सिल्वा जो ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति बने हैं, ठीक। इसके बाद हम बात करें जो कोलंबिया के राष्ट्रपति चुनाव की, तो कोलंबिया को जो है ये गुस्ताव पेट्रो राष्ट्रपति बने हैं, ठीक, इतना याद कर लो। और ये पहले वामपंथी नेता, इन्होंने जो इवान डुक्की का स्थान लिया है, ठीक। अब थोड़ा सा और रह गया है और ये आपका अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं, तो ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं, बाकी इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करने वाले हैं। तो इसमें आपको याद करके रखना है जो माउंट मेरापी ज्वालामुखी ये कहाँ पे आता है, ये रिंग्स ऑफ फायर में आता है, ठीक है ना, और इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर यह ज्वालामुखी प्रस्फुटित या फटी थी, ठीक। बाकी हम चक्रवात फ्रेडी की बात करें, चक्रवात फ्रेडी जो है मेडागास्कर अफ्रीका के तट पर लैंडफॉल किया गया, ठीक। इसके बाद हम बात करें अगर चक्रवात गैब्रियल की, चक्रवात गैब्रियल, ये जो आपका गैब्रियल ने न्यूजीलैंड में लैंडफॉल किया, मतलब चक्रवात गैब्रियल न्यूजीलैंड में आया, बस इतना याद कर लो। एंड तुर्की की बात करें तो ये तुर्की में जो है और सीरिया में भूकंप आया, ठीक है ना, और बाकी यहाँ देख सकते हैं इस भूकंप में दोनों देशों के लगभग 57,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना, और ऑपरेशन दोस्त भारत ने चलाया था, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बचाव कार्य के लिए भारत ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन दोस्त और द्रोणी, ठीक है ना, द्रोणी और ड्रोन स्क्वाड का प्रयोग किया गया था इस ऑपरेशन के दौरान। बाकी अगर हम बात करें जोशीमठ भूदसाव, ये इंडिया की बात है, ठीक है ना, जोशीमठ भूदसाव, ये इसरो की एक रिपोर्ट में जो 27 जनवरी 2022 को और 8 जनवरी 2023 के मध्य में ये भूदसाव का खुलासा किया गया था, और ये जोशीमठ कहाँ पे, उत्तराखंड के चमोली में, ठीक। इसके बाद हम बात करें अगर चक्रवाती मेंडस की, चक्रवात मेंडस की अगर हम बात करें तो ये गंभीर रूप से संयुक्त अरब अमीरात में आया था, ठीक है ना, यूएई में आया था, और जो खजाने का ये बॉक्स इसका नाम है पूरा मेंडस। एंड बाकी हम बात करें सितरंग चक्रवात जो है ये आपका दक्षिण भूभाग में लैंडफॉल किया था, ये सितरंग, ठीक है ना, एंड थाईलैंड में इसका नाम रखा गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं और नेक्स्ट है आपका स्पंज विरंजन, ठीक है ना, यह न्यूजीलैंड के दक्षिणी समुद्र तट पर स्पंज विरंजन की एक घटना है जिसमें जो है स्पंज विरंजन की अब तक की सबसे बड़ी घटना देखी गई है। इसमें जो आपके समुद्री शैवाल होते हैं ये सफ़ेद हो जाते हैं, जब कलरफुल होंगे तो एनवायरनमेंट अच्छा होगा, जब सफ़ेद हो जाते हैं तो इनका एनवायरनमेंट ख़राब होने का संकेत देते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, तो प्लीज़। इसके साथ दोस्तों अगर आप वीडियो में पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ जो है आप वीडियो में फीडबैक अवश्य दें, ठीक है, फीडबैक अवश्य दें, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।